Hello everyone. I welcome you all on the YouTube platform of सम्यक आईएएस। अभी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यूपीएससी मेंस पेपर जरूर लिखा होगा या फिर ऑब्वियसली आफ्टर पेपर आपने स्क्रॉल जरूर किया होगा कि जीएस पेपर्स इस बार किस फ्लो में पूछा है यूपीएससी ने। कंपैरेटिवली अगर आप मुझसे पूछेंगे, बिकॉज आई टीच ज्योग्राफी एंड आई एम दिग्विजय सिंह, ज्योग्राफी का जो इस बार पैटर्न था वो थोड़ा सा वाटर रिलेटेड ज्यादा था। और अगर आप उसको स्केल पे लेके आएंगे ऑन इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, तो थोड़ा सा मॉडरेट और इजी वाली लाइन में था। ऑल्दो जो क्वेश्चन सोसाइटी से थे वो थोड़े से टफ थे जीएस वन में। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे वो दैट कैन बी साइड एज अ सेवियर फॉर दोज स्टूडेंट्स ऑब्वियसली विच हैव गॉन थ्रू द पेपर एंड सिलेबस वेरी वेल। तो आइए आज हम स्क्रॉल करते हैं इन सारे के सारे मॉडल आंसर्स को एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स ऑफ दीज मॉडल आंसर्स। नाउ बिफोर अप्रोचिंग, ये जितने भी हम जो क्वेश्चन लेके आए, वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग अ काइंड ऑफ मॉडल आंसर थीम। एंड हम ये भी देखें कि आपने जिस भी लेवल पर इन आंसर्स को लिखा होगा वहां पर मेंस में आप क्लू ले सकते हैं कि आप और कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते थे। इट इज नो वेयर अ काइंड ऑफ मोड और मीडियम थ्रू विच यू विल मैच योर लेवल। क्यों नो वन नोस, क्या मालूम आपने कुछ एक ऐसे पॉइंट्स भी लिखे हों जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हों। बट हेयर वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि ये तो एक बेयर बेसिक मिनिमम पॉइंट्स थे जो आप वहां पर लिख के और इजीली जीएस वन में आप क्रूज कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इट वॉज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, ग्लोबल वार्मिंग। अगेन इन रिपीटेडली हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चलती रहती हैं। साइक्लोन फॉर्मेशन, क्योंकि जनरली यूपीएससी क्या करता था पास्ट में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पूछता रहता था। इस बार उन्होंने ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन जो है यानी सी सरफेस टेम्परेचर। एंड अगेन एसएसटी इज बीन आस्क्ड रिपीटेडली इन योर प्रीलिम्स। तो इन्होंने इस बार एसएसटी के बारे में पूछ लिया कि सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, बट हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब बिफोर अप्रोचिंग द आंसर, सबसे पहले अगर आप चाहते तो इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन को या फिर सी सरफेस टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते थे और फिर आगे बता सकते थे कि कैसे एसएसटी अफेक्ट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसके अंदर ये भी मेंशन करना है कि एसएसटी के अलावा और भी कौन कौन से पॉइंट्स हैं और भी कौन कौन से पैरामीटर्स हैं ड्यू टू विच अ साइक्लोन कैन ओरिजिनेट। और आगे एक कंक्लूजन इसको देखे हम बाहर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सी सरफेस टेम्परेचर को यहाँ पर इजीली डिफाइन कर दिया कि परसिस्टेंटली अगर टेम्परेचर सी लेवल का अगर आपका राइज रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एसएसटी। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो जो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर है इट रेंजेस अराउंड 16 टू 18 डिग्री सेल्सियस, पर साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए एसएसटी अराउंड 27 डिग्री तक पहुंच जाना चाहिए। अब ये जनरली कहां पर होगा, आपके ट्रॉपिकल वाटर्स में। अब इसकी कुछ एक सेट ऑफ कंडीशंस हैं कि एसएसटी भी कहां पर आगे बनेगा। हमने एसएसटी को यहां पर आगे डिफाइन किया। आप डायग्राम को वहां पर एक बार को रोक सकते थे, इट इज फॉर योर इमेजिनेशन पर्पस कि हाँ ये एक हाउ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर फॉर्म। इसके अंदर आपने देख लिया जैसे सी सरफेस टेम्परेचर राइज होगा, एयर ड्यू टू कन्वेक्शन इट विल राइज अबव। और जैसी वो राइज होगी यहाँ पर अंदर लो प्रेशर बनने लग जाएगा, और जैसी लो प्रेशर होगा आसपास हाई प्रेशर होगा। और हमेशा एयर फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। एंड अकॉर्डिंग अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग जाएगा। बट द थिंग इज इम्पैक्ट ऑफ एसएसटी ऑन द राइज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन। इससे पहले हम एक छोटी सी चीज इसके अंदर ऐसे ऐड कर सकते थे कि एसएसटी कैसे फॉर्म हो रहा है इन दिनों। अगर सी सरफेस टेम्परेचर है तो ऐसी कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा राइज हो रहा है, या फिर कौन कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम पॉइंट्स में लिख सकते थे, फॉर एग्जाम्पल एनक्लोज्ड वाटर बॉडीज होने चाहिए, एनक्लोज्ड वाटर्स, ट्रॉपिकल वाटर्स, लेट समर्स। ये कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आप देखेंगे सी सरफेस टेम्परेचर फटाफट से राइज हो जाएगा। ईज ऑफ मिक्सिंग शुड बी लो और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जहां पर ये तीनों चारों फैक्टर साथ में होंगे वहां पर आप देखेंगे कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और ऐसा कहां पर देखने को मिल सकता है, आप वहां पर एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते थे बाय मेकिंग अ वर्ल्ड मैप।
नाउ इफ वी टेक दिस लाइन एज आर इक्वेटर, आप देखेंगे जो मैक्सिमम एंक्लोज्ड वाटर बॉडीज हैं, या तो वो इधर आ जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला जो रीजन है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी। हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे अराफुरा सी, टॉरस वाला जो रीजन है, कोरल सी वाला जो रीजन है, जो नदर्न ऑस्ट्रेलिया के पास में, एक पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है। नाउ सी सरफेस टेम्परेचर एग्जामिनर को ज्यादा इंप्रेस हो जाता अगर हम ये बता देते कि कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहां पर सी सरफेस टेम्परेचर भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक ये वहां पर आप एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर सकते थे थ्रू दिस वे। और जैसे आपने वर्ल्ड मैप बना दिया, फिर आप ये को डिमार्केट कर सकते थे मेजर साइक्लोन फॉर्मेशन रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और फिर उसके आगे कंटिन्यूएशन के अंदर जो आंसर का रिदम था आप उसको कैच कर सकते थे कि सी सरफेस टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। एंड बिफोर इसके हम ये बता सकते थे कि सी सरफेस टेम्परेचर किन किन फैक्टर्स की वजह से आगे बनता है। एंड लास्टली एक इसमें इंडिया का मैप बना सकते थे और एक केस स्टडी बता सकते थे कि कैसे ओडिशा के अंदर फेलन वर्सेस वो जो सुपर साइक्लोन आया था 1990s में, दोनों का कंपैरिजन रिलेशन हम दे सकते थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन के अंदर साइक्लोन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया के अंदर। एंड साइक्लोन का कंपैरेटिवली एक ऐसा कंक्लूजन भी यहाँ पे डिनोट कर सकते थे कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है साइक्लोन फॉर्मेशन। एंड प्लस जब तक इंटरनेशनल कंट्रीज साथ में एक साथ नहीं आएंगे और वो एसडीजी को फॉलो नहीं करेंगे, विच 16 एंड 17 कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड जस्टिस चाहिए होगा हमें, तब तक किसी एक कंट्री के एफर्ट की वजह से साइक्लोन आना नहीं रुकेंगे। आप इसके अंदर बॉडी में एक और थोड़ा सा वाइब्रेंट पॉइंट भी डाल सकते थे। अब ये थोड़ा सा देखिए आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगा कि सी सरफेस टेम्परेचर इन दिनों और भी क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इन दिनों हम बहुत ज्यादा डैम्स बना रहे हैं। अब डैम्स की वजह से क्या होगा, डैम्स प्लस रिवर लिंकिंग। अब रिवर लिंकिंग एंड डैम्स की वजह से क्या होगा, जो मैक्सिमम जो आपका फ्रेश वाटर है ये पहुंच ही नहीं पाएगा ओशियंस तक, और धीमे धीमे ओशियंस के अंदर इंक्रीज होने लगेगी सैलिनिटी, और जितना ज़्यादा सैलिनिटी हाई होगा उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा उनका सी सरफेस टेम्परेचर। इसको आप थोड़ा सा ऐसा ऑप्शनल टच भी दे सकते थे कि हाँ, कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से भी कैसे साइक्लोन का जो बिहेवियर है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो अपॉर्ट लुकिंग एट दिस वे, वी कैन ऑल्सो टेल द एग्जामिनर हाउ SST हैज सेवरल पैरामीटर्स, कि SST भी कैसे ट्रिगर हो सकता है, और उसके बेसिस पर हम ये कॉमन आंसर इसको आके हम बता सकते थे, और एक वर्ल्ड मैप जिसमें हम इजीली बता सकते थे कि कहाँ कहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। एंड इन कंक्लूजन हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर सकते थे, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज की जो मेनली हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड बर्स्ट। पहला भी जो थीम था वो भी कुछ कुछ वाटर से रिलेटेड था, दूसरा भी जो थीम है वो भी कुछ कुछ क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड है। नाउ सी, अभी इसी लेटेस्ट टाइम में हमने देखा है कि जो 2024 वाला जो टाइम पीरियड था हमारा, ये ट्रिपल डिप ला नीना एपिसोड हमारा भी ओवर हुआ है। और आपको पता होगा जब जब ला नीना रहता है तब तब मैक्सिमम फ्लड्स के अकरेंस रहते हैं। मैक्सिमम साउथ वेस्ट मॉनसून बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वार्म पूल ऑफ वाटर इंडियन ओशन के वेस्ट में उसका एनलार्जमेंट रहेगा, और वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और ज़्यादा इंटेंसिवली पुश करेंगी और वो मॉइस्चर को इंडिया में लेके आएंगी, और ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं ये आगे जाके ट्रैप होती जाएंगी माउंटेन्स में। बिकॉज आप देखेंगे जो अरेबियन सी वाला जो एक विंग आता है जो अरावली के पैरेलल जा रहा है, ये सीधा जाके स्ट्राइक करेगा हमारे मिडिल हिमालयस को, और वहाँ पर ये जितनी भी जो वैलीज हैं सारा वार्म एंड ह्यूमिड एयर आएगा, पहाड़ पे एकदम राइज करेगा, ओरोग्राफिक कन्वेक्शन दोनों, और पहाड़ों के बीच में वहीं के वहीं स्क्वीज रह जाएंगे, माउंटेन्स के अंदर जो क्लाउड्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और एकदम ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, फनलिंग इफेक्ट रहेगा, और उसकी वजह से जो एकदम से जो सडन बस्ट होता है वही हमारा क्लाउड बस्ट है। अब जो क्लाउड बस्ट का जो एपिसोड है वो इतना एग्जैजरेट इन दिनों क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर बहुत हैवीली डिफॉरेस्टेशन किया है और लैंड स्लोप का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर है, इसीलिए ऊपर से एकदम से लैंडस्लाइड और मड स्वीप होता रहता है, और सारा का सारा मड फ्लो की वजह से ऊपर से सारा डेब्री फ्लो नीचे की तरफ आ जाएगा और हैवीली डिस्ट्रक्शन करेगा। आपने भी देखा होगा 2024 में बहुत बड़े एपिसोड्स आए थे फ्लड के। तो दैट इज़ वाई क्लाउड बर्स्ट एक थोड़ा करंट रिलेटेड भी एस्पेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये आप अगर चाहते तो ये ऐसा कुछ कुछ वहाँ पर डायग्राम बना सकते थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ऑब्वियसली
बड़े सिंपल हैं, वो ट्रिगर हो जाएगा। हमने ऑलरेडी देखा था, लैंडस्लाइड्स आएंगे, वाटर एक्यूमुलेट होता जाएगा। जहाँ पर भी हमने डैम बनाया था उसके अंदर अब धीमे धीमे आप देखेंगे कि नीचे इश्यू होने लगेगा सिल्टिंग का, ऊपर से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इवन डैम ब्रेक भी हो सकते हैं। एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, डिसरप्ट हो जाएगा फार्मर का पूरा साइकिल। नाउ क्लाउड बर्स्ट का अगेन एक जनरल हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। इससे पहले आप याद कीजिए 2 साल पहले साइक्लोन्स और आईएमडी ने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि आईएमडी ने अलग अलग कलर इंडिकेटर्स भी दिए हैं वार्निंग हैजार्ड के। तो इनका एक थीम उसी वे में चल रहा है इन दिनों, थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। डिजास्टर किन किन नेचुरल फिनोमेना, किन किन नेचुरल हैजार्ड्स की वजह से आता है, उन फैक्टर्स को उठा के ज़्यादा पूछने लग गए हैं GS1 में। और इस पूरे पूरे प्रोसेस को हम लिख सकते थे, जो हमने आगे जाके यहाँ पर आके ड्रॉ कर दिया। क्लाउड बस के अंदर एक जो बहुत अच्छा कंक्लूजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं और प्लस हमारा एक NAPCC प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर है नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। एक बार आप इसको रीचेक भी कर लीजिएगा। इसके अंदर पूरा जो हिमालयन रीजन है उसके अंदर हमको इंफ्रा चेक करना होगा, बायोडाइवर्सिटी प्रमोट करना होगा, एफॉरेस्टेशन देखना होगा, डिफॉरेस्टेशन रोकना होगा, इको टूरिज्म प्रमोट, XYZ अलग अलग फैक्टर्स आएंगे। अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं NAPCC के पैरामीटर्स को, तो ऑटोमेटिकली क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमिनाज कम आने लगेंगे, क्योंकि ये रीजनली तो बहुत छोटे से एरिया में अकर होते हैं, पर इनका इम्पैक्ट स्पेस एंड टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और GDP को कितना बड़ा लॉस होता है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल तरीके से। तो बहुत अच्छा सा और सिंपल सा वे फॉरवर्ड हो सकता था कि कम्युनिटीज़ को, गवर्नमेंट को, NGOs को साथ में आना चाहिए और ये जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हमारे, इनको मेंटेन करना चाहिए। दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कंक्लूजन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वाटर रिलेटेड थीम आया इस बार भी, ये गैंगेटिक। और आप ये देखेंगे जस्ट कुछ साल पहले ही इन्होंने प्रीलिम्स में पूछा था कि गंगा नदी पे कौन कौन से सिटीज आते हैं, उनका ऑर्डर पूछ लिया था। अब गंगा नदी के अंदर जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है, एक और जो कॉमन थीम अगर आप नोट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो NCERT लेवल के ही पूछे हैं। 11th क्लास के NCERT से ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है। ऑब्वियसली थोड़ा क्लाउड बर्स्ट टॉप नॉच हो जाएगा। ग्राउंड वाटर पोटेंशियल अगेन हमको मालूम है कि भाई 3 नदियां जिनमें सबसे ज्यादा रहता है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। और गंगा तो, गंगा को गंगा कोई बोलते नहीं है, माँ गंगा बोलते हैं। ये पूरा हमारा कंट्री का लाइफलाइन बना हुआ है। आप सबसे पहले बता सकते थे कि जो रिवर गंगा है ऑब्वियसली हिमालयन रिवर है, उसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे सकते थे। कौन कौन से जो प्रयाग हैं जहाँ से वो फ्लो कर रहा है, आप उसका नाम अगर ऑर्डर बना देते, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, तो और ज़्यादा अच्छा रहता। बट उसके बाद में कि रीजंस, हमने जैसे डायरेक्टली जंप करके कि हम रीजन पे आ गए। सबसे पहले हम तो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल के बारे में बता सकते थे कि हिमालयन रिवर में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर पोटेंशियल होता है। एंड इनफैक्ट मैक्सिमम जितनी भी वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशन है, फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो नियर रिवर ही रहती है। पास्ट में भी एंशिएंट में देखेंगे तो जो सिविलाइजेशन थी वो स्टार्ट हमेशा रिवर के पास में होती है, चाहे वो IVC हो, चाहे वो मेसोपोटामियन हो, टिग्रिस यूफ्रेटिस के पास में, चाहे वो नाइल रिवर हो, कहीं पे भी आप चले जाइए। आज के टाइम पर भी जो सिविलाइजेशन है वो भी इन्हीं के थ्रू मूव कर रही है। कल की मूवी में भी दिखाते हैं कि हाँ देखिए कैसे गंगा और यमुना का नदी सूख जाएगा, या पानी पूरा सूख जाएगा और डिस्ट्रक्शन आएगा हर जगह, तो पूरा वो सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। तो गंगा नदी के पास में हमें मालूम है कि गंगा में वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर, और ये सीरियसली डिक्लाइन होता जा रहा है। अब सीरियसली डिक्लाइन होने में क्या है, मैक्सिमम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस आंसर को सोचेंगे। एंड अगेन UPSC ने प्रीलिम्स में पास्ट में भी ये पूछा हुआ है कि इंडिया क्या सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करता है या फिर नहीं करता। एंड ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्राउंड वाटर यूज़ करता है तो वो इंडिया ही करता है। तो ये इनकी एक रिदम है। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन से भी उठा के मेंस के क्वेश्चन को भी आके मैचअप कर सकते हैं। और ये कैसे अफेक्ट करेगा फूड सिक्योरिटी को, तो वो जानबूझ के फूड सिक्योरिटी को लिख के आपका ना मायोपिक विजन बनाना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर तक के आके सोच जाएं। बट जो गंगा नदी है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन सेटलमेंट है। आप देख लीजिए एक तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का आबादी इज इक्वल्स टू USA का आबादी। और USA कितना बड़ा है भारत से, और यहाँ ये सिर्फ 3 स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइफलाइन निकल रही है। लाइफलाइन का नाम क्या है? माँ गंगा। और जहाँ जहाँ से नदी बह रही है वहाँ पे जो रेड स्ट्रेचेस बन रखे हैं, यानी मैक्सिमम आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हुए हैं। ये वाटरवे बना हुआ है हमारा नेशनल वाटरवे, पूरा जूट बेल्ट है, ये पूरा टेक्सटाइल बेल्ट है, तो ब्रेक ऑफ द बल्क हो रहा है यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। पूरा शुगर केन बेल्ट है हमारा, पूरा राइस उग रहा है यहाँ। आप ये देखिए कि एग्रीकल्चरली, कमर्शियली, और यहाँ पर जो कैश क्रॉप है, हर तरीके की चीज़ यहाँ पर उगाई जा रही है। और इस बेल्ट में ऑलमोस्ट USA जितना आदमी रह रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री है,
पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है। पॉपुलेशन के अंदर भी आप देखेंगे तो एकदम न्यूक्लिएटेड और डेंस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आके हुई हैं। प्लस गंगा अपने पूरे के पूरे स्ट्रेच में कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रीजन बना के भी रख रहा है। आप ये देखेंगे इन दोनों भी बिहार के अंदर वो डॉल्फिन सेंचुरी बना दिया है शायद वाल्मीकि के नाम से। गंगा का जितना भी जो फ्लो है, जो वाटर है, जो सेडिमेंट है, पहुंच तो अल्टीमेटली सुंदरबंस में रहा है। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम बना हुआ है मैंग्रोव का वो सुंदरबन में है। तो आप ये देखिए जो सबसे बड़े जो मैंग्रोव्स हैं, बिकॉज मैंग्रोव्स कैन ओनली सस्टेन इन द ब्रैकिश वाटर, रिवर वाटर सप्लाई प्लस द ओशन वाटर सप्लाई। जब दोनों का मिक्सअप रहेगा तभी बहुत अच्छा मैंग्रोव रहेगा। अगर ये वाला वाटर पोल्यूट होने लगा, इस पर डैम बनने लगेंगे, सेडिमेंट डिस्चार्ज एंड फ्रेश वाटर डिस्चार्ज कम होता जाएगा और वहां पर मैंग्रोव भी डेवस्टेट होंगे। तो ये जो इन्होंने पूछा है कि अफेक्ट कैसे कर रहा है, सीरियस डिक्लाइन भी हो रहा है, तो इसमें हम उन सारे पॉइंट्स को भी लिखेंगे बिकॉज क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया हुआ है। अब ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इसके अंदर नीति आयोग का भी वाटर इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। प्लस यूपीएससी हैज इन प्रीलिम्स 2020 एंड 2022 अबाउट द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। आप इनके बारे में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये मैक्सिमम अलर्ट वाले रीजन में चल रहे हैं और यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्टिंग, इसमें आप चाहे तो काराकोरम एनोमली को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एक बार मैप करके बना दिया है यहाँ पर। एंड फूड सिक्योरिटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर इस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा जूट उग रहा है तो आपको पता है कि फ्यूचर में अगर सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल कोई बनेगा तो वो जूट बनेगा। प्लास्टिक्स को भी कम करना है। तो आप ये देखिए जितना हम उसको भी इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता रहेगा इसका वाटर को यूज़ करने का। तो ये अफेक्ट सिर्फ फूड सिक्योरिटी पे ही नहीं कर रहा है, हर तरीके से अफेक्ट करेगा। बट ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी को हमें इसे मेजर डोमेन में लेके चलना होगा। क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। एलाइड सेक्टर, बिकॉज लाइफ स्टॉक्स तो रन ही मेनली हमारे वाटर इंटेंसिव पे चलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, अब जैसे हमने ये वाली थीम बताई है, ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर डिक्लाइन को कैसे एड्रेस करेंगे हमें ये तो लिखना ही है। हम ये भी लिख सकते हैं कि इस वाले बेल्ट के अंदर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकता है। वी कैन प्रमोट मिलेट्स, पल्सेस, जो ऑटोमेटिकली लेग्यूमिनस प्लांट तो होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे और जिनको वाटर का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। और अगर हम राइस उगा रहे हैं यहाँ पर तो हम उसको फ्यूचर में भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। हम उन वाली टेक्निक को भी लेके आए जिनमें राइस में वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो आंसर थोड़ा सा हमको ना सस्टेनेबल दिखेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप सिर्फ चैलेंजेस लिख के बाहर आ जाओगे तो ये एक अच्छी आपका इमेज प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। बिकॉज एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो चैलेंजेस तो सब कोई भी बता देगा, राह चलता हुआ आदमी, जो आदमी सबसे बेस्ट सोल्यूशंस दे रहा है वही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। ये डिक्लाइन हो रहा है, एवरीवन नोज दैट। आप इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हो, इसमें आप कंक्लूजन में आते आते वर्ल्ड बैंक, अटल भूजल योजना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब थोड़ा सा इनकी बातें और करोगे। और कैसे आप बताओगे कि जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में बताते हैं कि कैसे कितने सारे ऐसे छोटे छोटे एनजीओ और एसएचजी ग्रुप हैं जो बहुत छोटी छोटी नदियों को दोबारा रिजुविनेट कर देते हैं। उन्होंने भी एग्जाम्पल एक झांसी नदी में भी दिया था, कुछ गोगरा नदी का। तो छोटी छोटी ऐसे रिवर्स होती हैं जो आके एक बड़ी नदियों में आके चैनल होती हैं और उनकी वजह से बड़ी नदियों का फ्लो बना रहता है। अगर हम हर छोटी छोटी स्ट्रीम पे काम करेंगे और वहां पर एक एसएचजी ग्रुप्स, एनजीओस को बनाएंगे, उन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे, पीआरआईज को हम बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड करेंगे, तो आप देखेंगे बड़ी नदी पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और पैरेलली ग्राउंड वाटर पे हम कैसे काम कर सकते हैं, हमें अटल भूजल योजना, वेल मैनेजमेंट, एक्विफर मैनेजमेंट और वाटर को दोबारा कैसे आके पंप करना है, इनकी थोड़ी सी हम और ज़्यादा बात कर सकते थे, सोल्यूशन ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन ऑरोरा। ऑरोरा पूछने का एक और रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज ये इन दिनों करंट में, और आप देखेंगे आजकल बच्चे इंस्टा फ्रीक बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। बहुत जगह ये बताया जा रहा है कि 2024 एंड 25 आर वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स अगर आपको ऑरोरा देखना है तो, क्योंकि ये 12 साल 11 से 12 साल की एक ऐसी विंडो होती है जब सनस्पॉट साइकिल ज़्यादा एक्टिव होती है और सोलर फ्लेयर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना। आपको पता होगा कि एक ऐसा मैग्नेटोस्फेयर है हमारी अर्थ का, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर हमारा प्यारा सा एटमॉस्फेयर, और यहाँ बिकॉज हमारी जो अर्थ है इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, और यहाँ पर आप वैन एलन जोन बना देते। ऑब्वियसली जो साइड सन को फेस करती है वो थोड़ी सी स्क्वीज्ड होती है। नाउ द मेन थिंग इज यहां से हमारा सोलर फ्लेयर्स आ रहा है हर जगह से। आप ये देखेंगे जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये इक्वेटर वाले रीजन पे तो आप ये देखेंगे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटोस्फेयर हमारा बहुत ज्यादा ब्रॉड है। पर ये जो पोल वाला रीजन है आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ सोलर फ्लेयर्स आके इंटरेक्ट कर जाती हैं।
और ये हमारे एटमॉस्फेयर के जो टॉप लेयर है इस पे भी आके इंटरेक्शन कर देगा अराउंड वो जो हमारा थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर वाला जो रीजन होगा वहां पर। एंड अगेन यहाँ पे जितने भी जो गैसेस के जो ट्रेसेस होंगे वो आयनाइज्ड हो जाएंगे और उनके कलर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे जनरली ग्रीन कलर बहुत आता है, ये विप ग्योर में पहले ग्रीन आ जाता है, वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। रेड बहुत ज़्यादा यूनिक बताते हैं, तो किसी को ऑरोरा में अगर रेड दिख गया तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली आयनाइज्ड हो चुका है अभी एटमॉस्फेयर। अभी इन दिनों रेड वायलेट ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी सोलर स्पॉट्स अपने बिल्कुल पीक पे है, वो 12 ईयर वाली विंडो पे। तो ऑरोराज इसीलिए थोड़ा सा करंट रिलेटेड भी एस्पेक्ट हो सकता था, बट हम कोशिश कर सकते थे हम इसके अंदर वैन एलन जोन जरूर बनाए। वैन एलन बेल्ट बनाते ही थोड़ा सा आंसर हमारा एलिवेट हो जाएगा। तो ऑरोरा कैसे बनते हैं ये हमने बता दिया, जैसे सोलर फ्लेयर्स हमारे इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो अलग अलग पोल्स के अंदर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में नदर्न लाइट्स, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। कोशिश ये कर सकते थे कि वर्ल्ड मैप बना के शेड भी कर सकते थे आर्कटिक सर्किल वाले कंट्रीज को, क्या आर्कटिक सर्किल वाले जो कंट्रीज हैं वहां पर बहुत अच्छे से नॉर्थ में देखेगा कि साउथ में ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 40 डिग्री लैटिट्यूड तक आते आते खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में कोई लैंड मास बचता नहीं है अंटार्कटिका के अलावा। तो वन ऑफ द बेस्ट साइटिंग अगर हो सकती तो नदर्न हेमिस्फीयर में हो सकती है। हाउ आर दीज ट्रिगर्ड, अगेन वो पूरा बड़ा सिंपल सा था। हम अगर चाहते तो इसको थोड़ा सा डायनेमिक कैसे बना सकते थे कि अर्थ में एक वॉबलिंग इफेक्ट होता है, हमारी अर्थ अपने एक्सेस पे थोड़ी सी टिल्टेड है, और हम यहां पर बात कर सकते थे मिलैनकोविच साइकिल की। मिलैनकोविच साइकिल कि अराउंड 21 से 25 डिग्रीज ये अर्थ वॉबल करता रहता है अराउंड 4000 ईयर्स के अंदर। इस टिल्टिंग की वजह से भी ऑरोरास की जो लोकेशन है वो भी चेंज हो सकती है। और आप देखेंगे अगर आप सर्च भी करेंगे इन दिनों लद्दाख के अंदर भी देखने को मिला था नाइट स्काई, वहां पे बताते हैं कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा रेयर है। अगर एटमॉस्फेयर रेयर भी है तो इसका मतलब सोलर फ्लेयर्स ने आके इंटरेक्ट तो किया होगा एटमॉस्फेयर से। तो थोड़ा सा इस आंसर को हम डायनेमिक बना सकते थे। और डार्क स्काई रिजर्व, टूरिज्म, टूरिज्म प्रमोशन, थोड़ा उनका बात कर सकते थे। सिविल एविएशन के अंदर आके हम एविएशन बबल की बात कर सकते थे कि इन कंट्रीज के अंदर क्योंकि हमें अगर ऑरोरा देखने को मिलता है तो कैसे हम टूरिज्म को भी बूस्ट कर सकते हैं। प्लस इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिख सकते हैं कि ऑरोरा तो हमको देखने को मिल रहा है, अगर ये ज़्यादा सोलर स्टॉर्म का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, ये ग्राउंड कम्युनिकेशन, इनको ये कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। थोड़ा सा उस डायमेंशन में भी हम लिख सकते थे। और कंक्लूजन में आते थे कि जितने भी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक साथ में आना चाहिए और अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। पार्कर सोलर प्रोब उसकी बात करनी चाहिए कि हाँ भाई पार्कर सोलर प्रोब आया था, वो तो गया ही था सन को स्टडी करने के लिए। हमारा खुद का एक आदित्य मिशन है, उसके साथ साथ जो लैग्रेंज पॉइंट है हम उनको आके डिस्कस कर सकते थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप। आंसर को थोड़ा सा और डायनेमिक बना के मतलब GS1 में अगर ज्योग्राफी का पूछा है तो ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट वाला फ्लेवर है, तो इसमें थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला फ्लेवर है। आंसर की थोड़ी सी विड्थ और होराइजन और ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि अगेन आप देखेंगे 15 मार्कर में पूछा तो इतना कंटेंट और इतना फॉर्डर होता नहीं है उसको सर्व करने का। तो बेसिक पॉइंट्स के बाद में हम उन वाले पॉइंट्स को भी आप टच कर सकते थे। नेक्स्ट, ऑरोरा फॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कैसे ट्रिगर होता है, लाइट एमिशन एक्साइटेशन, और यहाँ पर हमने आगे इसका बता दिया। सी डार्क स्काई रिजर्व जैसे हमने बताया था हानले लद्दाख के अंदर, इसको ऐसे हम कंक्लूड कर सकते थे। नाउ आवर लास्ट आंसर, ट्विस्टर्स। अब ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी तो इसको डिस्कस करने वाले 100 लोग होंगे जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, बट द थिंग इज कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम टाइम में ना एकदम से बॉम्ब की तरह काम करते हैं, इस सरप्राइज एलिमेंट की तरह काम करेगा। कोई भी, चाहे कोई पढ़ाई क्यों नहीं रहा हो, चाहे ऑप्शनल का बंदा ही क्यों नहीं हो, अगर वो एकदम से एग्जाम टाइम में बैठेगा ट्विस्टेड तो एक बार वो तो शॉक हो जाएगा कि अब तक तो मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ था। ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग यूज कर सकते हैं, बिकॉज सी मॉडल आंसर तो उसके बताने वाले 100 लोग हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हो। बट नाउ वी विल डिस्कस के एग्जाम टाइम में आप कैसे यूज कर सकते हो। एक एक मैं कैसे एक आंसर ऐसा लिख दूं जो गलत भी ना हो, बस मुझे नंबर भी देके बाहर निकाल दे। ट्विस्टर्स है वो कोई सी चीज है जो ऑब्वियसली रोटेट कर रही है। मेजोरिटी आर ऑब्जर्व्ड अराउंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। हॉलीवुड मूवी भी देखा होगा, वो लैंड पे आते रहते हैं उनके टॉर्नेडोज ही, और वो तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे। अगर इतना स्पेसिफिक भी नहीं जा सकते थे तो पर इतना बता सकते थे कि हाँ भाई ट्विस्टर है तो एक ना एक लो प्रेशर सिस्टम होगा,
कुछ ना कुछ रोटेटिंग मास होगा, आसपास कन्वेक्शन होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, थंडरस्टॉर्म होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। वर्ल्ड मैप बना देते हैं या फिर नॉर्थ अमेरिका का मैप बना देते और शेड कर देते गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले रीजन को। मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो वो लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा इतना आइडिया लेके तो कर सकता था कि अगर मुझे कुछ नहीं मालूम तो मैं क्वेश्चन से ही क्लू ले लूं तो 15 में से 2, ढाई, 3 कुछ तो नंबर लेके बाहर आ जाऊं। बट हियर वी हैव एन आंसर फॉर दैट। तो ट्विस्टर्स अगेन वही चीजें जो हमने बताया था। ऑब्वियसली मेनली लैंड बेस्ड भी ज़्यादा आते हैं, लो प्रेशर सिस्टम भी है, ड्यूरेशन भी इनका बहुत ज़्यादा रहता है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहेगा इनका। ये जस्ट लाइक साइक्लोन से एक्ट करेंगे बट ऑन लैंड। क्या क्या इनके डैमेजेस होंगे? थंडरस्टॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, अगर बहुत ज़्यादा अपड्राफ्ट होगा, एकदम से इंटेंस लो प्रेशर बन चुका है, सारा ह्यूमिडिटी ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, तो धीमे धीमे फिर आप क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे और उनके अंदर थंडरस्टॉर्म्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अपड्राफ्ट का फॉर्मेशन है, विंड शेयर का क्रिएशन हो रहा है थ्रू हैवी कन्वेक्शन, वॉर्टेक्स बनने लगेगा, सर्कलिंग इफेक्ट, ग्राउंड को टच करेगा, वहां पर आके डैमेज करेगा। रीजन वाई ट्विस्टर्स वहां पर क्यों आते हैं? फ्लैट लैंड ज़्यादा है। आप देखेंगे इतना बड़ा वास्ट टेरेन है वहां पर यूएस में, तो गर्मियों में आके ऑब्वियसली ड्यू टू द लेटेंट हीट लैंड भी जल्दी गर्म हो जाएगा। मिसिसिपी फ्लड्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ पर, रॉकी माउंटेन्स है, तो फिर रॉकी माउंटेन्स की वजह से ये जो अंदर वाला जो रीजन है ये आप देखेंगे ये रेन शेडो इफेक्ट की वजह से जितना भी जो विंड जो पैसिफिक से आ रहा है वो अंदर आते आते ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा। तो अंदर तो मॉइस्चर की फिर वैसे भी इसके अंदर कमी रहेगी, तो फिर लो प्रेशर सिस्टम बनना भी आसान होगा। ये वाला क्वेश्चन इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देके चल रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम टाइम में दे एक्ट्स लाइक वोल्केनिक बॉम्ब्स। आगे एंड आपके पास में क्लू नहीं है। हेयर वी हैव अ मॉडर्न आंसर ऑफ दैट, बट द थिंग इज सॉरी इन फ्यूचर ऑल्सो मेंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपके ऊपर ना एज अ बॉम्ब की तरह एक्ट करेंगे कि यार अब मैं इसके अंदर क्या आंसर लिख सकता हूँ। तो ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ये हमारा भी ज्योग्राफी का डिस्कशन था। हम धीमे धीमे ऐसे हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज को भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपके पास में एक मॉडल आंसर जरूर आए, बिकॉज ये हमने देखा है कि यूपीएससी में एक रिपीटेड थीम जरूर होती है। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन मेंस में पूछा है तो प्रोबेबिलिटी वो प्रीलिम्स में आएगा, या फिर प्रीलिम्स में तो वो मेंस में आएगा। हर एक क्वेश्चन का अगर आपके पास में एक मॉडल आंसर होगा तो फ्यूचर में क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना और उन पे आंसर लिखना आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। एंड फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज and for extra depth coursework, you can also join our classroom programs. Thank you.